हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्सूल। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने पॉलिटी से रिलेटेड एक न्यू इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम लोग पॉलिटी के सेक्शन बाय सेक्शन डेली या एक दिन अल्टरनेट डेज पर हम लोग यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं। और मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं आप सभी के एग्ज़ाम से पहले हर एक टॉपिक को कवर करूँ। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हर एक टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इसी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, या फिर आप दोबारा से समझा दीजिए, या फिर हमें और कोई आइडिया अगर आप चाहते हैं कि मैम हमें ये स्टार्ट करना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। उस पर भी हम लोग अमल करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। सबसे पहले हम लोगों ने किया था हमारे भारतीय संविधान के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। आज हमारी ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम करेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। उन 12 अनुसूचियाँ यानी जो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर टोटल कितनी शेड्यूल्स अभी यहाँ पर बताया गया है। मैम टोटल 12 शेड्यूल्स हमें देखने को मिल जाती है। बट जब हमारा संविधान हमने अडोप्ट किया था, ठीक है, तब हमारे पास कितनी शेड्यूल्स थी, तब मैम टोटल 8 शेड्यूल हमें देखने को मिल जाती है। यानी जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, यानी मूल जो संविधान का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है, उस मूल संविधान के स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमें 8 अनुसूचियाँ देखने को मिल जाती हैं। और इन्हीं अनुसूचियों के अंतर्गत कुछ अमेंड किया गया और इन्हीं अमेंडमेंट के आधार पर अभी रिसेंटली इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहली चीज़ तो 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स को याद कैसे रखना है, एक ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डाल दी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बस आप इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इस चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताती रहूँगी, ठीक है। पहली चीज़, हमारा जो स्टेप 1 है, यानी हमारे जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके नेम और उनकी बाउंड्रीज हमें शेड्यूल 1 के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। शेड्यूल 1 यानी जितनी भी टेरिटरीज़ है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसकी चर्चा की गई है भाई। मैम शेड्यूल 1 के अंतर्गत स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के नेम की चर्चा की गई है, यानी टी का मतलब आ जाता है टेरिटरीज़। एंड सेकंड जो शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 के अंदर क्या बताया गया है अभी, मैम पावर बताई गई है, सैलरीज बताई गई हैं, परिभत्ते पर और विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। इसमें आप लोगों को नाम याद रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिन पे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चर्चा करेंगे। यानी सेकंड पर क्या आ जाता है भी, याद रखिएगा, यहाँ पर परिभत्तों से रिलेटेड, ठीक है, बात की गई है। एंड शेड्यूल 3 के अंदर ओथ यानी शपथ के बारे में बात की गई है। जो हमारे जो बड़ी बड़ी हस्तियां, हमने जो हमारे डेलीगेट्स वगैरह हैं, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, इनके द्वारा जो शपथ और प्रतिज्ञान, सॉरी हिंदी में थोड़ा वो हो जाता है, जितने भी प्रोमिस किए गए हैं उन सभी के बारे में, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफर्मेशन के बारे में चर्चा की गई है, यानी TEAR, ए का मतलब आ जाएगा एफर्मेशंस, यानी जो भी प्रोमिस किए गए हैं। शेड्यूल 4 के अंदर क्या बताया गया है भी, राज्यसभा के अंदर सीटों के बारे में चर्चा की गई है। राज्यसभा में MP काउंट ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, उनकी सीटों के बारे में चर्चा की गई है। इसका मतलब आ जाएगा शेड्यूल एरिया, यानी 5 के अंदर हम लोग करेंगे जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रोल और लॉ से डिटेल से रिलेटेड चीज़ें। ओ के अंदर आ जाता है अदर शेड्यूल एरियाज, जो हम लोग लगातार हम लोगों अपने जो करंट की क्लासेस हैं उनमें चर्चा करते रहते हैं, यानी ATMM, स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइब एरिया के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल लॉ है उन सभी के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद हम करेंगे F का मतलब आ जाएगा फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमें कहाँ देखने को मिल जाता है अभी मैम, हमें हमारी जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है उसके पावर और उसकी कनकरेंट जो लिस्ट हमें देखने को मिल जाती है उससे रिलेटेड। यानी शेड्यूल 7 के अंदर आप लोगों ने सुना ही होगा, संघ सूची, राज्य सूची और राज्य जो समवर्ती सूची है उसके बारे में चर्चा की गई है। शेड्यूल 8 के अंदर आप जानते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में चर्चा की गई है। शेड्यूल 8 के अंदर यानी ये आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, ओ का मतलब आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। एंड 9 के अंदर क्या किया गया है भी, एक्ट ऑफ रेगुलेशंस के बारे में चर्चा की गई है, यानी लैंड रिफॉर्म के बारे में हमें 9 के अंदर चर्चा देखने को मिल जाती है। शेड्यूल 10 के अंतर्गत यानी डी का मतलब आ जाएगा डिफेक्शन लॉ। मेन चीज़ क्या है, अगर किसी भी PM के द्वारा या MP के द्वारा किसी प्रकार की ऐसी हरकत की जाती है जो कि उसकी पद की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है, तो उसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन की चर्चाएं हमें शेड्यूल 10 के अंदर देखने को मिल जाती है। फिर आएगा शेड्यूल 11 एंड 12। 11 के अंदर यानी आप PM याद रखिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। आप बस इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप इन सभी को याद कर लेंगे शेड्यूल्स को, तब आपको ये ज़्यादा इजीली समझ आएंगी जो मैं अभी आपको आगे याद करवाने वाली हूँ।
पी में क्या आ जाएगा भाई, पावर ऑफ पंचायत, पंचायत की पावर्स के बारे में बताया गया है। एंड 12 के अंदर क्या बताया गया है, पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में चर्चा की गई है और पावर्स के बारे में चर्चा की गई है। आप बस इसको एक बार रफली याद रखिएगा कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसके अलावा आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है वो मैं आप लोगों को अभी समझाने जा रही हूँ, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा आप। पहली चीज़ तो देखिए, आप अगर लगातार मेरी करंट की क्लासेस कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि अभी लद्दाख के अंदर ये मांग उठ रही है कि शेड्यूल 6 से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है वो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, जिसके हम लोगों ने ट्रिक भी बना रखी थी ATMM, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। हमारी जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में क्या बात बताई गई है, थोड़ा सा फोकसली रहिएगा। सॉरी, ये पेन मेरे को चेंज करना पड़ा अभी। देखिए, लिस्ट ऑफ द स्टेट नेम्स एंड द देयर टेरिटरीज ऑफ द इसका जुरिडिक्शन के बारे में चर्चा की गई है। यानी कोई भी अगर राज्य है और उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के नाम और उनके क्षेत्राधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। हमारी पहली अनुसूची के अंदर आप मान लीजिए कि अगर ये हमारा भारत है और भारत के द्वारा किसी दूसरे मान लीजिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश से अगर कोई नया एरिया अपने भारत के अंदर शामिल करना है तो उससे रिलेटेड जो भी चर्चाएं हमें देखने को मिलेंगी उन सभी की चर्चा शेड्यूल 1 के अंतर्गत की गई है। या भारत के द्वारा जब पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान से संबंधित जो चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है किसी जगह को लेकर, ठीक है, या फिर किसी एरिया को लेकर, उन सभी की चर्चा हमें किस में देखने को मिलेगी मैम, शेड्यूल 1 के अंदर। यानी पहली अनुसूची क्या है, हमारे पार्ट 1 के अंदर भी यही देखने को मिला था, संविधान के पार्ट 1 के अंदर भी क्या है, स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड चर्चाएं देखने को मिल जाती हैं। वहीं जो पहली अनुसूची है उसमें भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल है और उनके क्षेत्राधिकार यानी उनकी बाउंड्रीज के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहली चीज़, किसी भी देश के स्टेट देखे जाते हैं और उनकी कितनी यूनियन टेरिटरीज वो देखी जाती हैं, उनके नाम देखे जाते हैं, किसका एरिया कितना बड़ा है आप वो देख सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने अभी किया था कि इसके अंतर्गत जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो क्या है भी, जितने भी जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, विशेषाधिकार दिए गए हैं, उपलब्धियाँ दी गई हैं, उन सभी से रिलेटेड चर्चाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। बट इसके अंदर किन किन पर्सनैलिटीज़ को ये चीज़ें दी गई हैं वो हमें याद रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। पहली चीज़ मैम आ जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा आ जाएगा गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है। आप जानते हैं जिस प्रकार से पूरे इंडिया में हमें एक सीनियर यानी प्रेसिडेंट देखने को मिल जाता है, उसी प्रकार हमें मल्टी स्टेट्स के अंदर गवर्नर भी देखने को मिल जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड आ जाएगा गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स। एंड उसके पश्चात क्या आ जाएगा मैम, लोकाध्यक्ष यानी लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा को आप लीजिएगा। फिर आ जाएगा राज्यसभा को। देखिए लोकसभा आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, याद रखने का ट्रिक जो तरीका है वो मैं आप लोगों को साथ के साथ बताती चलूँ, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। पहले आप सिर्फ रफली पढ़ लीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारतीय राज्यों के विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आई थिंक आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा। अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में इनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और इंग्लिश में आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट फिर भी आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार इसको भी रीड कर देती हूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, थर्ड आ जाएगा द स्पीकर ऑफ एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर आ जाएगा द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देन द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देन आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस आ जाएंगे एंड द हाई कोर्ट के जजेस आ जाएंगे, एंड द कैग यानी क्या आ जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको याद करने की। मेन चीज़ क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले ना इसमें ना भत्ते की बात की गई है, आपको ना प्रेसिडेंट और गवर्नर तो याद रखना ही होगा। उसके बाद ना आप लोकसभा और राज्यसभा, जिस प्रकार से सेंटर में होती है राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से हमारे जितने भी स्टेट हैं उनके अंदर एक विधानसभा होती है यानी लेजिस्लेचर होती है और एक काउंसिल होती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद होगी ही कि हमारे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाती है। आप अपने स्टेट को इमेजिन कर लीजिए, एक विधानसभा होगी और एक विधान परिषद भी होगी, क्योंकि विधान जो परिषद है बच्चों केवल 6 राज्यों के अंदर ही हमें देखने को मिल जाती है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर ये जानकारी ज़रूर रखिएगा कि वहाँ पर हमें काउंसिल देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है। वहीं लोकसभा और राज्यसभा का नाम तो आप लोगों
ने बहुत बार सुना ही होगा कि लोकसभा किससे रिलेटेड है और राज्यसभा। तो यहाँ पर जो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जो उनकी अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष आ जाएगा, ठीक है। वहीं लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी जब लोकसभा के अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं होते हैं, मान लीजिए इंसान है वो भी बीमार हो गए हैं या किसी कारणवश देश से बाहर जाना पड़ा है, तो उनकी जगह पर जो कार्यवाही संभालते हैं तो कौन आ जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी क्या आ जाएगा, डिप्टी स्पीकर। उसके अलावा सेम राज्यसभा के अंदर उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उन अध्यक्ष की जगह उनको क्या कहा जाता है, भी सभापति के नाम से पुकारा जाता है। आ रहा है समझ में? आप नॉर्मली इसको हिंदी में ही याद, क्या कहते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा। इसका आ जाएगा स्पीकर एंड इसका आ जाएगा चेयरमैन, चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, ठीक है। इनके सभी के क्या हो जाएगा, उपसभापति एंड उपाध्यक्ष भी हमें पाए जाते हैं। उसके बाद आप सीधा सीधा हमारे स्टेट की ओर आ जाइएगा। जैसे हमारे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट थे, उसी प्रकार से गवर्नर आ जाता है। गवर्नर के अंदर फिर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर मैम लेजिस्लेचर आ जाएगा एंड काउंसिल आ जाएगा। लेजिस्लेचर में हम क्या करेंगे कि राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सेम भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधान परिषदें केवल हमें भारत के 6 राज्यों में पाई जाती हैं, जिन पर चर्चा हम आने वाले समय के अंदर करेंगे, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होंगी, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश एंड जो कैग है और उनके बारे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब कहोगे कि मैम इसके अंदर कौन कौन शामिल नहीं है। सबसे पहली चीज़, मैंने आप लोगों को ये नाम इसलिए करवाए हैं ताकि आपको ये याद रहें। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इसमें शामिल कौन नहीं है। देखिए, क्या इसमें प्रधानमंत्री जी की बात की गई है? नहीं, ठीक है। क्या विपक्षी दलों की जो अपोजिशन पार्टी होती है उनकी बात की गई है? मैम नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसमें केवल जो सुप्रीम अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में ही चर्चा की गई है, जो हमारा सेकंड अनुसूची आ जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष याद रखना है, किसका, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का और विधान परिषद का, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या याद रखना है, भी प्रेसिडेंट को याद रखना है, गवर्नर को याद रखना है एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जितने भी आ जाते हैं उन सभी को याद रखना है। और एक आ जाएगा कैग को आप लोगों ने याद रखना है। इसमें पीएम शामिल नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते, केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य इसके अंदर शामिल नहीं होता। दूसरी चीज, विपक्षी दल का कोई भी नेता इसके अंदर शामिल नहीं होता है। इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि आपसे एग्जामिनर यहीं पर ही क्वेश्चन पुट आउट करेगा, ठीक है। फिर हम करते हैं हमारी शेड्यूल 3 के बारे में चर्चा कि शेड्यूल 3 एक्चुअल में है क्या। शेड्यूल 3 में ओथ के बारे में चर्चा, यानी जो शपथ होती है, शपथ के बारे में हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। यानी एफर्मेशन के बारे में और ओथ के बारे में। यूनियन मिनिस्टर जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो हमें शेड्यूल 3 के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इनको भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पर भी कौन कौन शामिल नहीं होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप इसके अंदर दिए गए हैं। पहली चीज़ क्या आ जाएगा, भारत के केंद्रीय मंत्री, संसद चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य यानी जो सांसद हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एमपी जिनको बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको बोला जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री और राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार और राज्य विधानमंडल सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब हमारी आएगी शेड्यूल 3 के बारे में चर्चाएं। तो शेड्यूल 3 के बारे में हमने क्या देखा था, अभी शेड्यूल 3 में क्या बताया गया था कि जो शपथ और प्रतिज्ञान है उनके बारे में चर्चा की गई है। याद रखिएगा, हमने अभी किया था कि जो पीएम है वो शेड्यूल 2 में शामिल नहीं होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल शेड्यूल 2 में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। और जो सीजीआई है एंड जो हमारे सीजे हैं वो शामिल होते हैं। बाकी जो नेता, बाकी जो अन्य जज होते हैं वो सारे शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल होंगे शेड्यूल 3 के अंदर, और संसद चुनाव के जो उम्मीदवार हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो सभी भी शेड्यूल 3 के अंदर। संसद के जो सदस्य हैं यानी जिनको हम एमपी कहते हैं, सांसद बोलते हैं, वो सभी भी इसके अंदर शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अब कहोगे कि मैम आपने 2 के अंदर भी यही बात की थी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। याद रखिएगा, यहाँ पर हम मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यानी सीजीआई एंड सीजे की बात कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर जो बचे हुए अन्य जितने भी हमारे जजेस बच जाते हैं उन सभी को हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे। फिर आ जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो अन्य मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। राज्य मंत्री भी होते हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। राज्य विधानमंडल चुनाव के जो उम्मीदवार होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सभी के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ठीक है।
कैग का भी आपने सिमिलैरिटीज हैं बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आ जाता है। वहीं पर क्या आ जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के राज्य मंत्री जो हो जाते हैं हर एक राज्य के अंदर, उनके द्वारा। अब देखिए सेंटर में जिस प्रकार से एक मुख्य अथॉरिटी है, इसके अलग अलग राज्यों के अंदर भी डेटा प्रोवाइड करने के लिए कुछ अलग से राज्य मंत्री होते हैं, और उन्हीं राज्य मंत्रियों के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं वो किस में देखने को मिल जाती है, हमें शेड्यूल 3 के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यानी सिमिलैरिटीज़ हैं, आपने सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, जितने भी लेजिस्लेचर हमें देखने को मिल जाती हैं, साथ में जो काउंसिल हमें 6 स्टेट्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं, इनको दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अब वहाँ पर हमने केवल अध्यक्षों के बारे में बात की थी और सभापति के बारे में बात की थी। यहाँ पर हम अन्य मेंबर्स यानी मंत्रीगणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग नीचे की ओर उतरते आ रहे हैं ओहदे के अंदर और उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम करेंगे हमारी शेड्यूल 4 के अंदर क्या है भी। शेड्यूल 4 में क्या बताया गया है, प्रोविजंस बताए गए हैं, एलोकेशंस बताए गए हैं, शीट ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी राज्यसभा के अंदर आप जानते हैं कि हर एक स्टेट से यहाँ पर हमें क्या है, एक परमानेंट चैम्बर है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, ये कभी भी विघटित नहीं होता है। ठीक है, इसमें हर एक सदस्य का जो टाइम पीरियड होता है, जिस प्रकार लोकसभा के अंदर भी इलेक्शन होंगे वो 5 साल के लिए सरकार बनाएगा, राज्यसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 6 साल। तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। मैंने आप लोगों को करंट के अंदर भी करवाया था कि लोकसभा की सीट कितनी होती है, राज्यसभा की सीट कितनी होती है। ठीक है, तो जो राज्यसभा की सीट है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है कि जो सीटों के आवंटन के संबंध में जो प्रावधान हमें देखने को मिल जाते हैं शेड्यूल 4 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप यूं मान लीजिएगा कि राज्यसभा के अंदर कम से कम 4 सीटें देने तो कंपलसरी कर ही दी गई हैं। जब भी कभी आपके पास आ जाए कि राज्यसभा में सीटें, तो इतना याद रखिएगा कि 4 सीटें, ट्रिक के तहत बता रही हूँ मैं आपको, ये 4 सीटें देना तो बहुत नॉर्मल उन्होंने बताया ही है। 5वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5वीं 6वीं में आप लोगों को कंफ्यूज करना एग्जामिनर के लिए बहुत ज़्यादा इजी खेल बन जाता है। इसने क्या बताया है, जितने भी अनुसूचित एरिया और जनजातीय अनुसूचित के जो एरियाज हैं वहाँ पर जो भी प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधानों की चर्चा इसमें की गई है, यानी प्रोविजंस किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरिया बच्चों कुछ विशेष एरिया होते हैं जिन पर ना प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्ट वहाँ पर रूल किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्ट वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस को लागू करवाने का काम किया जाता है, या फिर अपने द्वारा कुछ ना सिलेक्टेड बंदों को वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है जो कि पूरी व्यवस्था को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आप लोगों ने रखना है कि कुछ अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें बात कही गई है। और याद रखिएगा 6ठी अनुसूची के बारे में मैंने अभी आप लोगों को क्यों बताया था कि वो 5वीं के साथ भेद करना ज़रूरी है, और एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर पुट करता है, क्योंकि 6ठी अनुसूची के अंदर बताया गया है कुछ आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, वहाँ पर बताया गया था कि इंडिया के अंदर जितने भी जो 5th है, सॉरी मैं 5th की बात कर रही हूँ अभी तो, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, पूरे इंडिया के अंदर कुछ विशेष राज्यों के बारे में चर्चा की गई है जिनका नाम नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर ज़रूर ये नाम दिया गया है। इसको हम कैसे याद करेंगे, ATMM। जो शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 6 के अंदर प्रोविजंस दिया गया है ट्राइबल उन एरियाज़ का जिनके अंदर यहाँ पर कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज़ का निर्माण किया जाएगा, जिनको हम ADC कह सकते हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कह सकते हैं, जिनके निर्माण के बारे में चर्चा की जाती है शेड्यूल 6 के अंदर। और अभी रिसेंटली ये नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन से, A का मतलब आ जाएगा असम, T का मतलब आ जाएगा त्रिपुरा, और M का मतलब आ जाएगा मेघालय, एंड M का मतलब आ जाएगा मिजोरम। यहाँ पर जो केवल ट्राइब्स की बात की गई है, और ये दर्जा केवल उन राज्यों को दिया जाता है जहाँ पर हमें लगभग 95% ट्राइब्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फिर हम करेंगे शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर याद रखिएगा यहाँ पर 3 विधायी अनुसूचियों से रिलेटेड हमें चीज़ें देखने को मिल जाती है। शेड्यूल 7 के अंदर क्या बात कही गई है, देखिए 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंदर हम पूरी हमारी प्रशासन व्यवस्था को बांट देते हैं कि कौन कौन से मुद्दे संघ के पास होंगे, संघ सूची, फिर आ जाएगा राज्य सूची, और एक आ जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है, यानी यूनियन लिस्ट आ जाएगा, स्टेट लिस्ट आ जाएगा, एंड कंकरेंट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, संघ सूची है, संघ सूची में केवल जो केंद्र सरकार है वो अपने निर्णय कर सकती है। राज्य सूची के अंदर राज्य सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं, बट अगर राज्य सरकार जो है वो कहे संसद को कि भाई मेरी हद से बाहर जा चुकी है, मैं इस चीज़ को रेगुलेट नहीं कर पा रही हूँ, तो वहाँ पर फिर संघ भी वहाँ पर पार्टिसिपेशन करेगी। एंड समवर्ती सूची के अंदर कुछ इस प्रकार के मुद्दे शामिल किए जाते हैं जिसमें
संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे हमारी 8th अनुसूची के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। देखिए 8th अनुसूची आप जानते होंगे, 8वीं अनुसूची के अंदर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, 8th में आ जाएगा। द लिस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज कितनी है अभी टोटल? मैम टोटल हमें अभी रिसेंटली देखने को मिल जाती है, ये 8th शेड्यूल है बच्चों, ठीक है। कितनी भी 22 भाषाएं देखने को मिल जाती है, बट जब हमारा संविधान आया था तब हमें कितनी लैंग्वेज देखने को मिल जाती थी? तब मैम जब संविधान आया था तब केवल 14 लैंग्वेजेस को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, परंतु बाद में कुछ संशोधन किए गए। संशोधन करने के बाद ही इन भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा गया था। पहले हम काउंट कर लेते हैं, उसके बाद याद रखेंगे। देखिए 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। कौन कौन से आ जाएंगी? असमिया आ जाएगा, बंगाली, बोडो, डोंगरी। इनको कैसे याद रखेंगे आप? देखिए मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ, आपको ट्रिक के साथ याद करनी होंगी चीज़ें। थोड़ा सा फोकस हो जाइए, क्योंकि हम लोग देखिए मेन पर्पस क्या है, चीज़ों को याद करना है। ये कंटेंट आपको हर जगह इजीली कोई भी प्रोवाइड करवा सकता है, क्योंकि सभी के पास है, आपके पास भी है, आपको किसी और को देखने की नीड ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे याद रखना है, आपको बस ABCD याद रखना है। ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWX एंड Y एंड Z, ठीक है। आप A की जगह लिखिएगा असमिया, यहाँ पर लिख दीजिएगा असमिया। B की जगह बंगाली एंड बोडो, बंगाली एंड बोडो। C के साथ में लिख दीजिएगा, C यहाँ पर हमें कोई लैंग्वेज देखने को नहीं मिलती है, बट D में क्या लिख सकते हैं हम? डोंगरी, गुजराती। फिर यहाँ पे आएगा, क्या आएगा भाई? H लिख, G का क्या आ जाएगा? गुजराती, ठीक है। H में आ जाएगा हिंदी, ठीक है। फिर हम सीधा आएगा कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ठीक है। फिर हम L के पास कोई नहीं देखने को मिलता। M में हमें 3 लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी और मराठी। N पे हमें मिल जाएगा नेपाली, ठीक है। O का मतलब क्या आ जाएगा? ओडिया, ठीक है। और P का मतलब क्या आ जाएगा? पंजाबी, ठीक है। और फिर आ जाएगा सीधा S पर संस्कृति आ जाएगा, यानी जो संस्कृत लैंग्वेज है, संथाली आ जाएगा, सिंधी आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आएगा मैम तमिल, ठीक है, और तेलुगु, और फिर यू पे हम कर देंगे उर्दू, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको अपने कहीं पर भी नोट करके एक बार लिख लीजिएगा। अगर आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको बस ये याद रहेगा कि A पर असमिया थी, B पर बंगाली और बोडो थी, C पर कोई लैंग्वेज हमें देखने को नहीं मिलती है, D पे डोंगरी आ जाएगा, E F में कोई लैंग्वेज नहीं है, G पर हमें गुजराती देखने को मिलती है, H पर हिंदी, I और J पर कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें 3 लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, K का आ जाएगा कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी है, ठीक है। उसके बाद L पर कुछ नहीं है, M पर हमें 3 लैंग्वेज देखने को मिल जाती हैं, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं किस तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और अब आप लोगों का कोई भी डाउट इससे रिलेटेड हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे चलते हैं, चलिए। ये मैंने वो ABCD बनाने के लिए किया था, अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार थोड़ा सा रफली बता ही देती हूँ। देखिए ABCD इस तरह से आप लोगों ने पेज पे लिख लेना है। ठीक है, तो A पे आप क्या लिखेंगे? असमिया। इसके सामने आप लिख दीजिएगा बोडो और बंगाली। उसके बाद C पे कोई लैंग्वेज नहीं थी, काट दीजिएगा। D पे आ जाएगा डोंगरी, इस पे भी कोई लैंग्वेज नहीं थी, इस पे भी नहीं थी। इस पे आ जाएगा गुजराती, ठीक है, यहाँ पर गुजराती, और यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी। उसके बाद आ जाएगा I पर नहीं थी, इस पर नहीं थी, इस पे हमें 3 लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। K पर 3 लैंग्वेज, इसके बारे में चर्चा कर लीजिएगा। L पर कोई लैंग्वेज नहीं थी, M पर भी हमें 3 लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, उन तीनों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 3 नहीं 4 लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। N पर आ जाएगा मैम कौन सी? मैम हमें नेपाली लैंग्वेज नेपाली थी ना भाई, हमें, हाँ, नेपाली लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। उसके बाद आ जाएगा ओडिया लैंग्वेज आ जाएगा, P पर पंजाबी लैंग्वेज आ जाएगा। इन सभी के बारे में आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा संस्कृत आ जाएगा, संथाली आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर उर्दू भी हमें देखने को मिल जाती है, तमिल और तेलुगु भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो जिन पर नहीं है उनको आप क्रॉस कर दीजिएगा। यहाँ से आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि यस मैम हमें ये चीज़ तो पता चल गई है कि यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर आप क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज है। जैसे ही आप लोगों के सामने कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और कि मैम जो 14 लैंग्वेजेस थी उसके बाद जो और लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं, उन लैंग्वेजेस में हमें किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें अमेंड किए गए थे या किस प्रकार से वो जोड़ी गई हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। देखिए पहली चीज़ तो आप लोग लिख लेंगे कि कौन कौन से कैसे क्या किया गया था, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 21st अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था भाई? 21st अमेंडमेंट हुआ था 1967 के अंदर।
1967 में जब हुआ था तब बच्चों कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था 21st अमेंडमेंट कर 1967 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 71st अमेंडमेंट किया गया था, 71st अमेंडमेंट किया गया था कब? 1992 के अंदर भाई। उसके अंदर कौन कौन सी जोड़ दी गई थी मैम? कोंकणी जोड़ दी गई थी, मणिपुरी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इनको, और नेपाली, क्योंकि आपसे ये पूछी जा सकती है कौन सी लैंग्वेज कब जोड़ी गई थी, ठीक है। उसके बाद मैम हमें 92nd अमेंडमेंट देखने को मिला था। कब देखने को मिला था भी? ये कब हुआ था ये अमेंडमेंट मैम? ये हुआ था 2003 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जोड़ी गई थी मैम? बोडो लैंग्वेज। कौन सी? बोडो लैंग्वेज जोड़ी गई थी। डोंगरी, कौन सी भाई? डोंगरी लैंग्वेज जोड़ी गई थी, ठीक है। उसके अलावा कौन सी जोड़ी मैम? मैथिली एंड संथाली, ठीक है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? अब ये भी तो है ना भाई, हमें याद भी तो होना चाहिए ना, हम लोग इस प्रकार की चीज़ें तो मैम कर लेते हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे? कामिनी, कामिनी यानी कामिनी, ठीक है, जो काम से रिलेटेड होती हैं। कामिनी को आप कैसे याद रखोगे? आप लोगों ने कभी जो हमारी माइथोलॉजीज हैं उनके अंदर सुना ही होगा, कामिनी यानी मनमोहिनी टाइप की होती हैं ये, ठीक है। कामिनी से याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आ जाएगा यहाँ पर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। देखिए सभी के अंदर ना ली आ रहा है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बोडो, डोंगरी, ली, संथाली, मैथिली, ठीक है। तो थोड़ी सी ट्रिक याद रखिएगा, उससे आपको याद रहेंगे। बस ये अमेंडमेंट का टाइम पीरियड याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो यहाँ पर फिर मैम हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा बच्चों, 2011 के अंदर क्या किया गया था कि जो उड़िया है उसका नाम रख, देखिए 2011 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो उड़िया थी उसका नाम बदल कर ओडिया कर दिया गया था। ओडिया कर दिया गया था इसका नाम, उड़िया को बदलकर ओडिया कर दिया गया था, ठीक है। याद रहेंगी चीजें। आगे चलें। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं हमारी 9वीं अनुसूची पर। 9वीं अनुसूची के अंदर हम लोगों ने किया था कि लैंड रिफॉर्म के बारे में चर्चा की गई है। लैंड रिफॉर्म्स यानी, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधारों से संबंधित राज्य के जितने भी अधिनियम हैं और विनियमन हैं उन सभी के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर जो आप जानते हैं बड़ी बड़ी भूमियाँ किनके पास होती है? ज़मींदारों के पास होती हैं। उनकी प्रथाओं का उन्मूलन तथा अन्य मामलों से संबंधित संसद के जो भी काम है और उनके नियम हैं उनके बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। याद रखिएगा बस, जो लैंड रिफॉर्म के बारे में जो भी चर्चा की गई है वो 9th शेड्यूल के अंदर है। और बड़ी बड़ी ज़मीनें किसके पास होती है भाई? कहाँ पर होती है? देखिए शहरों के अंदर आज के टाइम में बड़ी बड़ी ज़मीनें नहीं होती, बल्कि हमें जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में बहुत जो फ्लोर्स देखने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े फ्लोर्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे फ्लोर्स देखने को मिल जाते हैं। बड़ा जो लैंडमास है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा मैम? गाँव के अंदर, ठीक है। और फिर हम कहाँ जा सकते हैं मैम? छोटे छोटे टाउन्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बट अभी हम क्या कर सकते हैं? चलिए ये मैं आपको 10th शेड्यूल से रिलेटेड जोड़ रही थी। याद रखिएगा जो ये 9वीं अनुसूची है, ये 9वीं अनुसूची कैसे जोड़ी गई थी मैम? ये 9वीं, क्योंकि हमने बात की थी कि मैम टोटल हमें कितनी शेड्यूल देखने को मिली थी संविधान के अंदर? संविधान में टोटल 8 शेड्यूल थी। अब आएगा मैम 9वीं, 10वीं, ठीक है, ये और 11वीं और 12वीं, 11वीं और 12वीं किसी ना किसी अमेंडमेंट के द्वारा तो जोड़ी गई होगी। तो ये जो अमेंडमेंट किए गए थे ना उनकी चर्चा की गई है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 को इस अनुसूची को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। और इसने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जांच नहीं कर सकती है जो भी 1973 से पहले के जो भी इसके अंतर्गत कानून बनाए गए हैं। बट 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट सामने आई और उसने कहा 1973 के बाद जितने भी, यानी 2007 में उन्होंने कहा था 1973 के बाद जितने भी हमें जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून देखने को मिल जाते हैं उन सभी की समीक्षा की जाएगी, जांच की जाएगी, ठीक है।
यानी उससे पहले ये बात कह रखी थी कि अगर कोई भी 9 शेड्यूल के अंदर शामिल कर दिया जाता है लैंड रिफॉर्म का मुद्दा, उस पर कोई भी जांच नहीं होगी। बट 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गया, उसने कहा ये बेवकूफ़ी नहीं होगी, ऐसा आप लोग नहीं कह सकते हैं। 2007 के अंदर मेन चीज़ क्या है, उन्होंने फैसला सुना दिया था कि कानून के बाद इस अनुसूची में जो भी शामिल हुआ है 1973 के बाद, उन सभी की न्यायिक समीक्षा की जाएगी, यानी कोर्ट उन पर जांच कर सकती है। बस आप लोगों ने क्या याद रखना है, जो 9वीं अनुसूची है उसको फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा कब किया गया था, 1951 के अंदर किया गया था मैम, उसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से ये रिलेटेड है। दूसरी चीज़ लैंड रिफॉर्म के साथ साथ कि मैम इसके अंदर बताया गया 2007 में सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1973 के बाद जो भी कानून हमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं, उन सभी पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। फिर आ जाता है हमारी शेड्यूल 10 में आप याद रखिएगा, एक केस याद रखना है जो अभी रिसेंटली हमें मोदी नाम से, जो मोदी कास्ट है उस पर देखने को मिल गया था। किसके द्वारा भाई मैम, डेफेमेशन का केस हमें देखने को मिला था, किस पर, राहुल गांधी पर, राहुल गांधी पर। ठीक है, राहुल गांधी पर जो केस लगा था उसके अंदर क्या गए थे भाई, आपको ना हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी सदस्यता से हटा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा मैम 10th शेड्यूल के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है। देखिए प्रोविजंस किया गया है डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन लॉ। इस अनुसूची में ये जब कब जोड़ा गई थी ये अनुसूची, देखिए मैंने बताया 9th 10th 11th 12 को जोड़ा गया है। ये जोड़ी गई थी मैम 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। ये सीधी सीधी डेट पूछ ली जाती है बच्चों कि जो दल बदल कानून से संबंधित जो कानून है वो हमें किस संविधान संशोधन के माध्यम से देखने को मिला है, या कौन जो अनुसूची है वो किसके माध्यम से देखने को मिली है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये हमें देखने को मिली है और जोड़ी गई है हमारी शेड्यूल्स के अंदर। इसमें दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कोई एक सांसद है, वो अपनी पद पर रहते हुए भी क्या कर दे, अपना इस्तीफा देकर किसी दूसरे उसमें चले जाए, पार्टी के अंदर चला जाए, तो उससे संबंधित जो भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी वो कौन सी शेड्यूल के अंतर्गत, मैम 10th शेड्यूल के अंतर्गत की जाएंगी। और अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं ना अभी 2024 के अंदर, जब हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट मंथ से इलेक्शन शुरू होने वाले हैं लोकसभा के, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि अगर कोई भी सांसद या कोई मंत्री है जो कि पद को छोड़कर दूसरे उसमें चले जाते हैं, दल के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, दल बदल विरोधी कानून लागू होगा या नहीं होगा, इन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर हम बात करेंगे हमारी 11वीं शेड्यूल के बारे में। 11वीं अनुसूची के अंदर बताया क्या गया है, मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए जो बड़े बड़े हमें लैंडमार्क्स देखने को मिल जाते हैं, 9 के अंदर बड़े बड़े लैंडमार्क्स के बारे में बताया गया है, यानी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है। भूमियाँ कहाँ मिलती है, गाँव के अंदर मिलती है मैम, और गाँव में अगर बड़ी बड़ी भूमियाँ मिलेंगी तो गाँव में हमें पंचायत देखने को मिल जाती है। आ रहा है समझ में, तो पंचायत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ये था देखिए 9th के अंदर। देन 10 को हम यहाँ से दल बदल के नाम से याद रखिएगा। बस 11 के अंदर क्या आ जाएगा मैम, जो हमारी 11वीं अनुसूची है, पंचायतों से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, उनकी शक्तियाँ, उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं वो सभी। और पंचायतों को कौन कौन से मामले दिए गए हैं, कुल कितने मामले हैं मैम, 29 हमें यहाँ पर मामले देखने को मिल जाते हैं। और जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 के अंदर जोड़ा गया था। किसमें, हमारी शेड्यूल 11 के अंदर। ठीक है, पंचायतों का जो प्रोविजंस था आप जानते हैं कब लाया गया था मैम, ये लाया गया था, और हमारा इसे संवैधानिक कब बनाया गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। हमारी अंतिम जो अनुसूची है जिस पर हमें चर्चा करनी है वो कौन सी है, वो आ जाती है, अभी देखिए पहले हमने पंचायत के बारे में चर्चा की, अब हम करेंगे म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में चर्चा, जो कि यहाँ पर बताया गया है पावर ऑफ अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। मेन चीज़ क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार, जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा की गई है। जो पंचायत है, पंचायत को 29 उनके अलग से अधिकार दिए गए हैं, और यहाँ पर जो ये नगर पालिकाएं हैं उनको 18 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और इसको 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1992 के अंतर्गत। इसको 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है 1992 के अंतर्गत। बस इस तरह से इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इसी प्रकार से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछी भी जाती हैं कि वो पहली चीज़ आपसे शेड्यूल पूछ लेगा, दूसरी चीज़ वो मुद्दे पूछ लेगा, कितने टोटल हमें यहाँ पर मुद्दे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आ जाएगा इसको शामिल कब किया गया था। ये तीनों चीज़ आपको सिर्फ इतनी सी लाइन के अंदर ही दिखाई दे रही होंगी, और यही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। आपको बस शेड्यूल्स को 2 से 3 बार या तो आप मल्टीपल टाइम सुन ही लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप अपने आधार पर मैं सबसे पहले बच्चों को रिकमेंड करती हूँ लूसेंट बुक। आप लूसेंट के अंदर इस चीज़ को देखिएगा, आपको याद हो जाएंगी। और इस ट्रिक को आपने नहीं भूलना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM,
ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ये दे रखा है, दल बदल विरोधी कानून। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिनके संबंध में राज्य विधानसभा ग्राम पंचायतों को विधिवत नियमित उत्तराधिकार सौंपे गए हैं। सब कुछ बच्चों मैंने बहुत ईजी वे में आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। और ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपको अगर किसी प्रकार का लगता है कि मैम हमें क्या सुधार करने की नीड है, हम और क्या क्या सुधार कर सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, मुझे वेट रहेगा। और अभी नई हूँ बच्चों, तो मुझे थोड़ी सी यानी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, शायद उतनी अच्छी क्वालिटी भी ना दे पा रही हूँ मैं। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैम ठीक है किया जा सकता है काम, देखिए लगातार मैं इम्प्रूव ही करूँगी, बट अगर कुछ और सुधार की नीड हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चों, ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, मुझे वेट रहेगा। बाकी मैंने ये पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, आप लोगों को यहीं पर ही चीज़ें याद हो जाएं, बस शेड्यूल्स आप लोगों ने याद रखनी है। टोटल में एक बार और ओवरऑल आप लोगों को बता देती हूँ, टोटल शेड्यूल हमें देखने को मिल जाती हैं। टोटल शेड्यूल है 12, ठीक है, और जब आई थी तब थी 8। और हमें कौन कौन सी 4 ऐड की गई हैं, 4 कौन कौन सी ऐड की गई हैं, 4 ऐड की गई है मैम, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। ठीक है, जो 9th शेड्यूल है बच्चों वो कैसे जोड़ी गई थी मैम, पहला संविधान संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, इस तरह से नोट कर लीजिएगा। 10th शेड्यूल है 52nd अमेंडमेंट 1985 एंड जो 11वीं अनुसूची है वो 72वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1992 एंड ये आ जाएगा 73rd अमेंडमेंट। इसको साफ कर दूँ, ज़्यादा रफ हो गया ना, ये 73rd दिख नहीं रहा ना, 73rd अमेंडमेंट 1992, इनको इस तरह से मेंशन कर लीजिएगा। टोटल कितनी शेड्यूल देखने को मिल जाती है मैम, टोटल अभी 12 देखने को मिल जाती हैं। और जब ये आई थी तब कितनी थी भी मैम, तब ये जब हमारा संविधान हमने अडॉप्ट किया था तब कितनी थी मैम, 8 थी। और नाउ हमारी कितनी है, 12 है। और इसके अंदर जो 4 ऐड की गई थी 9, 10, 11, 12 वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कौन कौन से अमेंडमेंट के तहत है। ये है भाई लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। ये है डिफेक्शन लॉ से यानी दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड आ जाएगा। 11वीं आ जाएगी भाई पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। और जो 12वीं हमें देखने को मिल जाएगी, 12वीं हमें देखने को मिल जाती है नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटीज़ से रिलेटेड, पालिका से हमें देखने को मिल जाती है। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बस थोड़ा सा लास्ट आप लोगों को एक रिवाइज और करवा देती हूँ मैं चीज़ों को, जो जो हम लोगों ने ऐड किया था उसके बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने ऐड की हैं। लास्ट की अगर हम 4 छोड़ देते हैं, ये जो अभी हमने चर्चा की है, उसके अलावा जो 8 शेड्यूल बच जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। मेन आ जाएगा टेरिटरीज़ यानी स्टेट और यूनियन की जो टेरिटरीज़ हैं। उसके बाद आ जाएगा मेन क्या है, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं प्रेसिडेंट के, लोकसभा अध्यक्ष के, वो सेकंड शेड्यूल में देखने को मिल जाता है। एक के अंदर आ जाएगा एफर्मेशन यानी जो भी शपथ वगैरह है, प्रतिज्ञान है, उन सभी के बारे में शेड्यूल 3 में बताया गया है। 4 के अंदर राज्यसभा की सीटों के बारे में चर्चा है। 5 के अंदर शेड्यूल एरिया के बारे में चर्चा है। 6 के अंदर अदर शेड्यूल एरियाज यानी ATMM आ रहा है समझ में, ATMM की चर्चा की गई है। 7 के अंदर क्या आ जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में चर्चा की गई है। और 8 के अंदर क्या बताया गया है भी, 8 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की गई है, जिसको हम कैसे याद करेंगे, ABCDEFGH के तहत मैम हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है भाई, ये इरेजर क्यों नहीं आ रहा है। अब बच्चों अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरी उम्मीद यही है कि मैंने कोशिश की है समझाने की। बाकी मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ। बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।